आज हम करेंगे सहयोगात्मक शिक्षण। सहयोगात्मक अधिगम आज छात्रों के उच्च अधिगम की मांग है। यानी सहयोग से जो शिक्षण होता है, यानी एक दूसरे की सहायता कर कर जो शिक्षण किया जाता है, वह आज के छात्रों की मांग है। यह अधिगम छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह छात्रों को आपस में मीन्स सहयोग से, एक दूसरे की सहायता से कर कर सीखने का अधिगम प्रदान करता है। इससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं तथा इस प्रकार वो अपनी आपस में ही अच्छा सीखते हैं, आपस में मिलजुल कर इस प्रकार सीखते हैं। इस प्रकार के अधिगम में छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांटकर निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न मिलजुल कर करना होता है। इस प्रकार के अधिगम होता है ना, उसमें छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है तथा मिलजुल कर किसी उद्देश्य को या किसी टॉपिक को करने को कहा जाता है, जिससे वो ज़्यादा सीखते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, समूह में बांटने का प्रयास किया जाता है इसमें। इस प्रकार छात्रों को स्वयं तो सीखना होता है, साथ ही समूह को, अन्य छात्रों को, अधिगम को भी देखना होता है। इस प्रकार छात्रों में एक टीचर की भी प्रेरणा उपलब्ध होती है। यानी वो एक प्रकार से टीचर भी बनते हैं या वो खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उनके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठता है और अच्छे से वो सीख पाते हैं। साथ ही समूह के अन्य छात्रों को अधिगम को भी देखना होता है। अधिगम का यह प्रकार छात्रों को न केवल परिस्थितियों का अध्ययन करना सिखाता है तथा सामाजिक कौशल, सहयोग, सहायता, समायोजन आदि का विकास करता है। यह जो चीज़ है, ये विपरीत परिस्थितियों का भी उनको अध्ययन करना सिखाता है। सहयोगात्मक शिक्षण है ना, ये उनके विपरीत परिस्थितियों को भी अधिगम करना सिखाता है तथा वह उनके और जैसे सामाजिक सहयोग, सहायता, समायोजन आदि का भी विकास करता है। उनकी और कौशलों जैसे सहयोग, सहायता या समायोजन आदि का भी विकास करता है। यह विचारों के आदान प्रदान, सामूहिक सहयोगी शिक्षण बुद्धि की तीव्र विकल्प प्रोत्साहित करता है। सहयोगात्मक शिक्षण यही होता है भी, ये बुद्धि का तीव्र विकास करता है तथा एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है तथा सामूहिक सहयोग की भावना विकसित होती है। इस प्रकार सामूहिक शिक्षण बहुत आवश्यक है तथा सामूहिक शिक्षण में बच्चे एक दूसरे की बहुत सहायता करते हैं, एक दूसरे का प्रयत्न करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार ये शिक्षकों के लिए तथा भावी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की भावनाएं, टीम वर्क भी इसमें होता है। टीम वर्क सीखता है बच्चा। तो टीम वर्क क्या होता है? सफलता के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए या कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। टीम वर्क, लेकिन सफल टीम तैयार करना हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन एक अच्छी टीम तैयार करना ये हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता भी। हर कोई अच्छी टीम तैयार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा या वह उस पर अच्छे से कार्य करेगा। अच्छी टीम बनाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सफल टीम तैयार करना एक कला है, यह एक कला है, लेकिन सफल होने के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। सफल टीम बनाना, एक अच्छी टीम बनाना, यह एक प्रकार की कला है तथा इसके लिए अच्छी टीम होना ज़रूरी है। सफल होने के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। आज हम चाहे फैमिली में ये देखें, कहीं ना कहीं हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन सबकी सक्सेस एक अच्छी और सफल टीम पर निर्भर करती है। आज हम अगर किसी फैमिली के बारे में देखें, जैसे एक फैमिली है, वो भी एक टीम की तरह ही काम कर रही है, एक टीम बनाकर ही काम करते हैं। चाहे उनके लक्ष्य अलग अलग हो, लेकिन वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे का मतलब जितना भी उनसे होता है अलग अलग तरीके से सहयोग किया जाता है। तो वो एक टीम वर्क की तरह ही हो गया। अगर एक बच्चा सफल होता है, एक बच्चा कामयाब पाता है, तो उसके माता पिता का, उसके भाई बहनों का उतना ही सहयोग होता है। यानी वो एक टीम की सफलता मानी जाती है। वैसे देखें तो एक कॉमन गोल बनाए, सकारात्मक माहौल बनाए। टीम वर्क के लिए भी कॉमन गोल होना चाहिए। लगभग एक जो टीम है उन लगभग सभी का गोल एक समान ही होना चाहिए, यानी लक्ष्य लगभग एक समान होना चाहिए और अनुशासन होना चाहिए। सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, यानी लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी या उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। भी जो टीम है उनकी आपस में नहीं बन रही है तो वो लक्ष्य को क्या प्राप्त करेंगे।
तो इसी प्रकार उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, अनुशासन मैंने पहले बता दिया, टीम मेंबर के साथ व्यवहार होना चाहिए और सभी को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। ऐसे नहीं है जो बड़ा है या जो जिसकी पोस्ट अच्छी है वो ज़्यादा मतलब उनका व्यवहार दूसरों के लिए बुरा हो। टीम का मतलब होता है सभी के लिए समान व्यवहार होना चाहिए, अच्छी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए टीम में, अच्छे काम का श्रेय पूरी टीम को दें तथा कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी खुद ले ले। टीम वर्क में ऐसा होता है भी जो टीम का लीडर होता है उसके लिए होता है भी जो कोई अच्छा काम होता है तो उसकी श्रेय सभी को देना चाहिए, भी अच्छा किया तो हम सब ने मिल कर किया, ऐसे नहीं भी मेरी वजह से अच्छा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई बुरा हो तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, भी मेरे निर्णय थे जिसके कारण ये कुछ बुरा हुआ है। यानी किसी भी हाल में अपनी टीम को हताश ना होने दें, आत्मविश्वास बनाए रखें। यानी इसका सीधा सा मतलब भी अपनी टीम को हताशा में ना डूबे, अगर बुरा हो तो उनको कह दिए तुम्हारी वजह से इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, और उससे इनका आत्मविश्वास डूब जाता है। टीम वर्क के फायदे, टीम का हर सदस्य जिम्मेदार बनता है क्योंकि हर सदस्य को जिम्मेदारी अपने अपने कार्यों के प्रति होती है। टीम का हर सदस्य जिम्मेदार व्यक्ति बनता है क्योंकि उसके हर कार्य की जो उसकी जिम्मेदारी है वो अपने अपने कार्यों के प्रति होती है। टीम के सदस्य एक दूसरे को कई नई चीज़ों से सीखते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं भी छोटी हो जाती हैं। टीम वर्क से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी छोटी हो जाती हैं। बहुत बड़ा टारगेट है वो अगर टीम मिला कर करेंगे तो सभी थोड़ा थोड़ा करेंगे तो भी वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तथा अच्छी टीम वर्क किसी संगठन को कम समय में बेहतर नतीजे तक पहुंचाता है। एक अच्छा टीम वर्क कोई भी संगठन है कि कोई भी कार्य उसको बहुत अच्छे बेहतर नतीजे तक पहुंचाता है, एक अच्छा जो टीम वर्क है। उसके बाद ये यूनिट 4.4 स्वयं सेवी संगठन की भूमिका। स्वयं सेवी की अवधारणा से जुड़े हुए शब्द स्वयं सेवक की स्वयं सेवी संगठन के वक्त साथ साथ विकसित हुए हैं। स्वयं सेवी भावना समाज देश की काफ़ी पुरानी एवं समूह की परंपरा रही है। जो स्वयं सेवी है ये भारत की बहुत पुरानी जो स्वयं सेवी संगठन होते हैं उनकी बहुत पुरानी है परंपरा है, जिसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाकलाप सामूहिक हित में होते हैं। यानी स्वयं सेवी संगठन इस प्रकार है जो समाज के लिए कुछ करते हैं, जो ये बनी होती है संस्थाएं जो सभी के लिए अच्छा करने की कोशिश करती है अपने पैसे लगाकर, तो उनको कहते हैं। यह बहुत पुरानी प्रथाएं हैं और ऐसा होना एक समाज की उन्नति के लिए ऐसा होना भी जरूरी है। भी उसमें बहुत से सभी सेवी संगठन हो जो समाज के भले के लिए सोचे, उनके लिए कुछ करे, उनके लिए पैसे इकट्ठे करें या उन जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक परिवार नहीं कर सकता वो करने की कोशिश करें उस समाज में। तो ऐसे सभी सभी संगठन होने चाहिए और ऐसी सभी सभी संगठन ये टीम वर्क का भावना होती है जो सभी मिलकर काम करते हैं। सभी सभी संगठनों की महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका का सबसे बड़ा आधार ये है कि सभी सभी संगठन नए प्रयोगों में आवश्यकता अनुसार लचीले स्वरूप को आसानी से अपने कार्य में समाहित कर लेते हैं। उनकी विशेषता यही होती है भी वह आसानी से अपने लचीले स्वरूप को सभी संगठन नए प्रयोगों व लचीले स्वरूप को आसानी से अपने कार्य में समाहित कर लेते हैं। लचीले स्वरूप को तथा अपने कार्य में ये इनकी विशेषताएं होती है। सभी सेवी संगठनों द्वारा विकसित की गई कार्यविधि मॉडल एवं सामग्री कई प्रकार इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में इसे समाहित किया गया। कुछ सभी सेवी संस्थाएं इतनी अच्छे से कार्य करती है कि सरकार द्वारा भी उन्हें सराहा जाता है, उनके मॉडल की प्रशंसा करी जाती है और वो अच्छे से कार्य कर पाती है, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है सामाजिक विकास में। समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हुई है सभी सभी संगठनों के भी। इसमें प्रमुख है जल संरक्षण हेतु वर्षा जल संरक्षण, पानी हैंडपंप का प्रयोग, साक्षरता एवं सामुदायिक स्वास्थ्य। हालांकि गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय प्रभावशाली भूमिका के कारण राष्ट्रीय विकास में इसकी भूमिका स्वीकार किया गया है। सभी सभी संगठनों के पास आवश्यकता अनुसार उपयुक्त तकनीक है। सभी सभी संगठन अपने क्षेत्र में सामाजिक, पर्यावरणीय व आर्थिक चुनौतियों के प्रति स्थानीय समुदाय सामुदायिक सोच को उजागर करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाकर राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे सभी संगठन हैं जो सरकारी योजनाओं के बगैर भी अपने राष्ट्रीय निर्माण में अपना शो कर सकते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों पर स्थानीय समुदाय समाज उजागर करके लोगों को जीवन स्तर को अच्छा बना सकते हैं तथा प्रभावशाली भूमिका करना राष्ट्रीय विकास में इनकी भूमिका स्वीकार किया गया। इनकी भूमिका एक राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो इस प्रकार की कम्युनिटी क्या होती है? व्यक्ति या वह समूह जो सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। व्यक्तियों का वह समूह जो सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, अपनी सामान्य रुचियों को बांटते हैं, इसको कम्युनिटी कहते हैं। व्यक्तियों का वह समूह जो
एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में इकट्ठे रहते हैं उनको कम्युनिटी कहते हैं। समुदाय की संज्ञा दी जाए। समुदाय की रचना समूह में कार्यों के द्वारा की जाती है। ये समुदाय संगठन का निष्कर्ष ये होता है कि वह एक समूह के सामान्य कार्यों संचालित को पहचाना जाता है। इस समूह में सामान्य कार्य संचालित को पहचाना जाता है। समुदाय संगठन की तरह समुदाय की आवश्यकताओं को पहचानना। समुदाय संगठन बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? समुदाय संगठन के लिए होता है कि समुदाय की आवश्यकता क्या क्या है उसके लिए पहचानना, यानी हमारे समाज को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है उनको पहचानना, फिर उनकी प्राथमिकता निश्चित करना, फिर हर किसी की प्राथमिकता निश्चित करना भी ये काम करने के लिए क्या किसको होना चाहिए, किसको उनके लिए प्राथमिकता निश्चित होनी चाहिए। उसके बाद स्रोतों की खोज करना चाहिए, यानी जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उनकी खोज सभी मिलकर इनकी खोज करनी चाहिए। इस कार्य को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो कैसे मिलेगी, इस पर बातें होनी चाहिए। समुदाय के लोगों की चेतना जागृति करना। समुदाय इनकी चेतना को जागृत करना। स्टाफ और बजट के प्रोग्रामों को आरंभ करना। लोगों में चेतना की जागृति करना। स्पेशल स्कूल एक विशेष स्कूल है, बच्चों के लिए एक स्कूल है जिसके पास कुछ प्रकार की गंभीर शारीरिक या मानसिक समस्या। विशेष विद्यालय। अच्छा, स्पेशल स्कूल किसे कहते हैं? स्पेशल स्कूल ऐसे स्कूल जिसमें बच्चों विशेष प्रकार के बच्चों के लिए कुछ गंभीर शारीरिक या मानसिक समस्या होती है उनके लिए जो एक प्रकार से स्पेशल स्कूल बनाए जाते हैं उन्हें स्पेशल स्कूल कहते हैं। उनके निदान के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए विशेष प्रकार के स्कूल बनते हैं उन्हें स्पेशल स्कूल कहते हैं। जहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे एमआरआई आदि की विशेष वातावरण में विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष विधियों की जरूरतों के अनुसार व्यक्तित्व रूप से विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी विशेष स्कूल में विशेष टीचरों द्वारा विशेष वातावरण में विशेष विधियों द्वारा विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जैसे 4 वाले अच्छाई वाले सभी बच्चे हैं। इसके खोलने के उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्रत्येक विकलांगता के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय खोले गए थे जहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा हर प्रकार की विकलांगता के लिए अलग अलग स्कूल खोल लेते हैं जिसके कारण इस प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा मिल सके जिससे वे समाज की शिक्षा प्राप्त कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। या इस प्रकार के बहुत से स्कूल अलग अलग विकलांगता के लिए अलग अलग खोले गए थे। स्पेशल स्कूल के कार्य क्या होता है? बच्चों को शैक्षणिक की सीमाओं में समस्या पहचान करना, हल करना, बच्चों को व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास करना। स्पेशल स्कूलों का कार्य क्या होता है? बच्चे का मानसिक विकास करना या बच्चे का व्यावसायिक विकास करना या व्यक्तिगत विकास करना, उसकी सेवाओं की पूर्ति करना, समस्याओं को पहचानना, उनको हल करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षा में आ रही बाधाओं को, उनकी शिक्षा में जो भी बाधाएं आती है, जो भी प्रॉब्लम उन्हें दूर करना, उनको एक अच्छी शिक्षा देना, उनको एक अच्छे स्तर पर ले जाना, चिकित्सीय सेवाएं उपकरण प्रदान करना, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, उनको चिकित्सीय तथा सेवाएं उपकरण आदि देना, व्यवसायिक एवं स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों को स्वास्थ्य देख रेख की जानकारी देना। समुदाय के लोगों को विकलांगता के प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को चाहिए कि शिविर व कैंपों के माध्यम से विकलांग रख रखाव और बचाव की जानकारी प्रदान करनी। अब राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों को चाहिए भी विकलांगों के लिए कैंपों की व्यवस्था की जाए, शिविरों की व्यवस्था की जाए जिससे लोगों को उनके बारे में पता चले, उनकी कठिनाइयों के बारे में पता चले, जिससे उनके माध्यम से उनका रख रखाव कर सके। विकलांगों को ऐसे शिविरों समुदाय के लोगों को जिससे पता चले, जिससे विकलांगों की कुछ सहायता हो सके। साथ ही ये बताएंगे स्वास्थ्य मस्तिष्क के स्वस्थ दिमाग निवास करता है। अंततः प्रत्येक विभाग अपने अपने बच्चों के प्रति विशेष ध्यान दे ताकि वे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से ग्रस्त न हो, टीकाकरण कराएं। इस प्रकार के कैंप लगाने चाहिए जिससे कि सरकार द्वारा भी इस प्रकार की बीमारियां ना हो, जिससे बच्चा विकलांग हो जाए। समय समय पर इसके लिए टीकाकरण होने चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी ध्यान देना चाहिए।